हेलो दोस्तों, आज हम कवर करेंगे क्लास 10th का फिजिक्स। देखिए, टॉपिक आज का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एग्जाम में ओवरऑल यही से आता है क्वेश्चन। पूरे बुक में से ओवरऑल जो क्वेश्चन होता है वो उसी चैप्टर से मैनेज होता है। तो देखिए, इसमें पहला जो चैप्टर आपका है, चैप्टर नाम आपका विद्युत है। विद्युत में आपका फर्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये आपका है विद्युत धारा। तो इस टॉपिक को देखिए क्या होती है। तो वैद्युत धारा का मतलब होता है कि जिससे कोई भी परिपथ होता है, तो परिपथ यानी होता है लाइट। जो आपका लाइट नहीं होता परिपथ, परिपथ मतलब कहाँ, परिपथ कहाँ करेगा, तो कोई एक मतलब तार होगा, फिर केबल होगा, उसके अंदर से लाइट जाती है ना, तो उसे बोलते हैं परिपथ होती है हमारी। जैसे हमारे घर पे बहुत सारे शेड्यूल होते हैं, बहुत सारे फैन होते हैं, बहुत सारे बल्ब लगे रहते हैं। तो एक ओवरऑल ये सब किससे बना रहता है मिलकर, जो रास्ते होते हैं वो सब ओवरऑल किससे होते हैं, वो हमारे एक परिपथ होता है। तो हमारे घर में जिससे बहुत सारी लाइट लगी है, तो लाइट ये सब क्या है, एक परिपथ का जाल। जैसे सड़क होता है, सड़क पे हम लोग चलते हैं, तो ऐसे जो लाइट होती है वो कहाँ चलेगी, वो जो परिपथ के अंदर मतलब कि तार के अंदर चलती है, तो ही परिपथ होता है, उसका रास्ता होता है। तो इसको समझिए। तो वैद्युत परिपथ क्या होता है, वैद्युत परिपथ मतलब होता है कि धारा का परिपथ, मतलब लाइट की परिपथ। तो मतलब ऐसा ऐसे लिख सकते हैं इसको कि किसी भी परिपथ में, किसी भी ऐसे लिख सकते हैं, किसी भी परिपथ में आवेश, किसी भी परिपथ में आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत परिपथ कहते हैं या विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो किसी भी परिपथ में कोई भी परिपथ हो, ठीक है, उसमें आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो किसी भी परिपथ में कोई भी एक परिपथ रहेगा, उस परिपथ में आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहेंगे, विद्युत धारा बोलेंगे। तो कोई भी परिपथ है, चाहे वो हमारा तांबा वाला हो, जो तार नहीं होता, तार तांबा भी होता है, पीतल की भी होता है, पीतल का भी होता है ना, हाँ, जो भी होता हो। तो तांबा मिल जाता है मैक्सिमम, एल्युमिनियम भी मिल जाता है। तो वो सब जो भी तार हो करकर, मतलब कोई भी परिपथ हो, ठीक है। तो किसी भी परिपथ में आवेश, जिसमें आवेश प्रवाह हो सके, ऐसा ना हो कि ऐसा परिपथ ला दीजिए जिसमें धारा जा ही ना। जैसे प्लास्टिक हो गया, तो प्लास्टिक में धारा कहाँ जाएगा, नहीं जाएगा ना। तो ऐसा परिपथ क्या हो, ऐसा परिपथ हो जिसमें आवेश ट्रांसफर कर सके, आवेश को वन प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफर कर सके, उस परिपथ को हम क्या कहेंगे, विद्युत धारा। तो किसी भी परिपथ में आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्लियर हो जाएगा, ओके। इसके बाद क्या होता है कि अब हम कहते हैं कि विद्युत धारा, तो यहाँ पता है विद्युत धारा बराबर होता है, क्या होता है, आवेश बटे समय, तो इसको हम दिखाते हैं, विद्युत धारा को आई से दिखाते हैं। तो आई बराबर, आवेश को दिखाते हैं क्यों से, समय को दिखाते हैं टी से। तो आई बराबर होता है क्यों अपान टी, ओके। तो कहने मतलब है कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो किसी परिपथ में आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को हम किससे दिखाते हैं, विद्युत धारा को हम आई से दिखाते हैं। और विद्युत धारा बराबर होता क्या है, तो विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय, या विद्युत धारा को आई दिखाते हैं तो आई बराबर, आवेश को क्यू से दिखाते हैं तो क्यू, समय को टी से दिखाते हैं टी। तो आई बराबर क्या हो जाए, क्यू अपान टी, ओके। तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ये फॉर्मूला भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये भी फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आप लोग को लगेगा। तो ये विद्युत धारा हो गया, इसका फॉर्मूला हो गया। फिर इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, ठीक है। तो इसको हम फिर से रिवीजन करा देते हैं। तो विद्युत परिपथ मतलब होता है कि किसी भी परिपथ में आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटे समय, तो या फिर आई बराबर क्यू अपान टी, ठीक है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, ठीक है। अब यहाँ इसके बाद आप क्या करेंगे, अब कभी भी एग्जाम में पूछता है कि 1 एम्पियर किसे कहते हैं। मान लीजिए, चलिए पूछ दिया 1 एम्पियर
1 एम्पियर किसे कहते हैं? तो 1 एम्पियर का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए हमको यहाँ पे देखिए कैसे डिफिनेशन बनाया जाता है। तो किसी भी परिपथ में, अब यहाँ पे आवेश है ना, आवेश को कर लीजिए 1 कूलम। तो किसी भी परिपथ में 1 कूलम आवेश को, किसी भी परिपथ में 1 कूलम आवेश को प्रवाहित करने में 1 सेकेंड का समय लगेगा। ध्यान समझिएगा, आवेश होता है क्यों? तो किसी भी परिपथ में 1 कूलम आवेश, ये आवेश है, तो 1 कूलम आवेश को प्रवाहित करने में यदि टाइम 1 सेकेंड का लगे तो हम उससे बोलेंगे 1 एम्पियर। तो हम लोग इसी से भी डिफिनेशन को बना सकते थे। कैसे बोलेंगे? किसी विद्युत परिपथ में 1 कूलम आवेश को प्रवाहित करने में 1 सेकेंड का समय लगे तो उसे हम 1 एम्पियर कहते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर हो जाएगा? सब लोग बच्चे कमेंट करिए सर यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कमेंट करिए यहाँ तक क्लियर है। फिर आगे चलें, ये सबको डिस्कशन हो गया। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका पढ़ता है विभव। विभव क्या होता है? देखिए विभव क्या होता है, देखिए विभव का मतलब होता है, विभव ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विभव का मतलब ये होता है कि किसी आवेश को, सपोज मान लीजिए हमारा घर यहाँ पे है, यहाँ पे आवेश हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? यहाँ से यहाँ लाएंगे, यहाँ पर ये भी हमारा घर है। तो विभव क्या होता है? विभव का मतलब ये होता है किसी परिपथ में, ऐसे बोल लीजिए, ऐसे सिंपल से बोलिए बस, किसी एकांक धन आवेश को, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एकांक धन आवेश को, एकांक धन आवेश को एक बिंदु से या ऐसे बोल सकते हैं, एकांक धन आवेश को एक बिंदु से, मतलब इसको बोलेगा एकांक धन आवेश को अनंत दूरी से। तो ठीक है, इसको देख लेते हैं। तो एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक, नहीं ये गलत हो जाएगा, काटना पड़ेगा। डिफिनेशन क्या होगा? चलिए विभव, 10 मिनट पढ़ाना छोड़ देंगे, जिस तरह पढ़ाते देखिए इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि एकांक धन आवेश को अनंत से, ये आपका अच्छा रहेगा, एकांक धन आवेश को अनंत से या अनंत दूरी से या अनंत से लाने में किया गया कार्य। तो एकांक धन आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विभव कहलाता है, विभव कहलाता है। क्लियर है? तो पहले मतलब है कि एकांक धन आवेश को अनंत से, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये अनंत क्या है? ये हमारा आवेश यहाँ पे है। एकांक धन आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य, एकांक धन आवेश है। अब ये पता नहीं कितनी दूर पे है, तो एकांक धन आवेश को लाने में जो कार्य किया जाएगा और दूरी कैसा होगा? अनंत होगा। तो ऐसे बोल सकते हैं एकांक धन आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विभव कहलाता है। तो एकांक धन आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विभव कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए आवेश धन आवेश है, अब ये अनंत दूरी कितना है? दूरी अनंत है, दूरी कैसा है? अनंत है। तो एकांक धन आवेश को मतलब बहुत दूर स्थित है, पता नहीं कितनी दूर पे होगा, तो उसको निश्चित बिंदु को लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विभव कहलाएगा। अब देखिए विभव बराबर क्या होता है? विभव बराबर होता है, यहाँ पे कार्य कर रहे हैं, यहाँ पे हम कार्य लिखेंगे। विभव बराबर होता है कार्य, किया गया कार्य बटे आवेश।
इसका विभव क्या होता है, V होता है, V बराबर W अपान Q। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V बराबर W अपान Q। V क्या है, विभव है, W क्या है, कार्य है, Q क्या है, आवेश है। क्लियर है। तो एकांक धनावेश को अनंत से एक निश्चित बिंदु तक लाने में, एकांक धनावेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य, जैसे ऐसे बोल सकते हैं कि एकांक धनावेश को अनंत से लाने में, एकांक धनावेश को अनंत से एक निश्चित बिंदु तक लाने में, ऐसे लिख लीजिएगा। इसका डेफिनेशन एक और है, उसको देख लीजिएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे देखिए, एकांक धनावेश को, एकांक धन आवेश को, एकांक धन आवेश को अनंत से एक निश्चित बिंदु तक, एक निश्चित, इसमें निश्चित जोड़ लीजिएगा यहीं पर, एकांक धन आवेश को अनंत से एक निश्चित बिंदु तक, एक निश्चित बिंदु तक, ऐसे। ठीक है, इसको जोड़ लीजिएगा, ये आपका डेफिनेशन ऐसे हो जाएगा अच्छा सा। तो देखिए, एकांक धनावेश को अनंत से एक निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विभव कहलाता है। ये बहुत अच्छा डेफिनेशन है कि किसी भी एकांक धनावेश को, किसी भी एकांक धनावेश को अनंत से एक निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, या उस बिंदु का किया गया कार्य उस बिंदु का विभव कहलाता है। विभव बराबर क्या होता है, विभव बराबर होता है कार्य बटे आवेश, V बराबर Q अपान W। अब इसमें देखिए, लिखिए इसका मात्रक किसका, विभव का, इसका मात्रक वोल्ट होता है। इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, बना लीजिए। अब चलिए देखिए, हम लोग विभव देखते हैं। विभव हो गया है, अब अगला पढ़ते हैं विभवांतर क्या होता है। देखिए, विभवांतर भी सेम होता है, इसको यही देख लीजिए। जो विभवांतर होता है वो भी इसी तरह होता है। तो जिसे मान लीजिए विभवांतर में क्या होता है आपका, बस विभवांतर में क्या होगा, विभवांतर में क्या होता है कि यहाँ पे एकांक धनावेश को अनंत से लाएंगे। इसमें क्या होता है कि एकांक धनावेश को एक बिंदु से, ऐसे एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से कैसे बोलेंगे हम लोग बोलेंगे कि एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन बिंदुओं का विभवांतर कहलाता है। क्लियर है। विभवांतर क्या होता है, विभवांतर मतलब होता है एकांक धनावेश को एक बिंदु से, मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु, यहाँ पे ए हो गया और यहाँ पे मान लीजिए बी हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, तो विभवांतर क्या होता है, एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विभवांतर कहलाता है। ठीक है, विभव में क्या था, एकांक से लाएंगे, विभवांतर में क्या होता है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन बिंदुओं का विभवांतर कहलाता है। क्लियर है। चलिए, तो अब देखिए इसका डेफिनेशन सेम वही होता है, परिभाषा सेम, विभव बराबर, तो यहाँ पे विभव नहीं रहेगा, यहाँ पे आपका रहेगा विभवांतर बराबर, विभवांतर बराबर क्या हो जाएगा, सेम यही परिभाषा, विभवांतर बराबर क्या हो जाएगा, कार्य बटे आवेश, V बराबर W अपान Q। क्लियर है। तो देखिए विभवांतर क्या होता है, एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक
ले जाने में किया गया कार्य उन बिंदुओं का विभवांतर कहलाता है। बी विभवांतर बराबर काट बटे हाफ, वही डिफिनेशन, वही परिभाषा, बी ऑफ डब्ल्यू वन क्यू। इसका ही मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक बी, इसका मात्रक क्या होगा, वोल्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा ओम का नियम। ओम का नियम ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ओम का नियम। तो ओम का नियम क्या होता है देखिए, पहले जैसे मान लीजिए, तो पहले इसका डिफिनेशन सुन लेते हैं। तो ओम का नियम कहते हैं कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था है, जैसे किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे में क्या हो जाएगा, लंबाई, ताप और दाब, ETC, ठीक है। तो किसी चालक की भौतिक अवस्था, किसी भी चालक की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, ताप, दाब इत्यादि अपरिवर्तित रहे, अपरिवर्तित रहे तो चालक में प्रवाहित धारा, तो चालक में क्या, तो चालक में प्रवाहित धारा विभवांतर के समानुपाती होती है। देखिए समानुपाती या फिर अनुक्रमानुपाती बात एक ही होती है, या फिर लिख लीजिएगा अनुक्रमानुपाती होती है। इसका एक डिफिनेशन हो गया। ओम का नियम क्या कहता है, ओम का नियम कहता है किसी भी चालक की भौतिक अवस्था का मतलब क्या होता है, जैसे लंबाई, ताप और दाब अपरिवर्तित रहे तो चालक में प्रवाहित धारा विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है। कहने मतलब है जो धारा होगा वो क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा किसके, विभवांतर के। या इसको लिख सकते हैं आई। अब देखिए यहाँ पे प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है, इसको हटाने के लिए किस चीज करें, कांस्टेंट का, तो वो कांस्टेंट इसमें क्या होगा, आर होगा, यहाँ पे आर हो जाएगा कांस्टेंट बराबर भी। अब आई को कहाँ भेजेंगे, नीचे भेज देंगे, तो यहाँ हो जाएगा आर बराबर भी अपान आई, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, आर बराबर भी अपान आई। यही आपका ओम का नियम है, यही आपका क्या है, ओम का नियम, या ओम का सूत्र कर लीजिए, ओम का सूत्र, ये आपका ओम का सूत्र है, ठीक है। फिर इसको समझते हैं। देखिए किसी चालक की भौतिक अवस्था का मतलब होता है जैसे लंबाई। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई तार और जब होती है, हम उसको काफी जिससे कोई भी तार खम्मा होती है, तो तार को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा तार को ढीला रखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे खम्मा यहाँ पे कैसे हो गया, खम्मा यहाँ पे ऐसे हो गया, तो तार को हम ऐसे सीध नहीं ले आएंगे, तार को क्या करते हैं, थोड़ा ढीला रखते हैं, ऐसे रखते हैं, तार को क्या करते हैं, थोड़ा ढीला रखते हैं, ठीक है। तो ढीला इसलिए रखते हैं कि भविष्य में कभी भी लंबाई बढ़ जाए, जैसे मौसम हमारे यहाँ चेंज होता है, तो कभी ठंडी, कभी गर्मी, कभी बरसात आती है, तो ठंडी में क्या होता है, जो तार होता है सिकुड़ना चालू करता है। ठंडी जब तार सिकुड़ेगा, अगर पूरा टाइट तार रहा, अगर टाइट पूरा तार है तो ठंडी में सिकुड़ेगा तार, तो क्या करेगा, थोड़ा चिड़चिड़ापन उसमें आ जाएगा तार में। तो इसमें क्या होता है कि तार टूटने की संभावना रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, तार को थोड़ा ढीला रखते हैं, क्योंकि अगर कभी भी ठंडी या बरसात कुछ मौसम आए तो तार क्या आ सके, थोड़ा सिकुड़ सके, ठीक है, थोड़ा फैल भी सके, कोई दिक्कत ना हो। तो तार ढीला रखने के बहुत फायदे हैं। उसमें क्या होगा, ठंडी में सिकुड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं उसमें होगा, गर्मी में वो फैलेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसलिए होता है कि इसमें थोड़ा सा जगह छोड़ना चाहिए, ऐसा ना हो कि तार को एकदम टाइट बांध दें, लंबाई इसका एकदम कर दें। इसका मतलब ये होगा कि इसमें लंबाई में फर्क नहीं आना चाहिए, ऐसा ना हो कि लंबाई को एकदम सटा के बना दें, एकदम लंबाई तान दें, बाद में ऐसा हो कि तार जब सिकुड़ेगा तो टूट जाए, ऐसा हो सकता है। तो तार को हम क्या करते हैं, थोड़ा ढीला ही रखते हैं, इसीलिए। तो डिफिनेशन यही कहता है कि किसी चालक की भौतिक अवस्था क्या हो, अपरिवर्तित हो, तो
चालक में प्रवाहित धारा, जो चालक में प्रवाहित धारा होगा आई होगा, वो विभवांतर क्या होगा, समानुपाती होगा या अनुक्रमानुपाती। समानुपाती या अनुक्रमानुपाती, ठीक है, दोनों एक ही चीज होता है, चाहे हम समानुपाती बोले चाहे अनुक्रमानुपाती बोले, ठीक है। अब तो धारा क्या होगा, आई प्रोपोर्शनल बी। अब यहाँ प्रोपोर्शनल हटाने के किसका यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा आई आर बराबर भी। अब यहाँ पे आई को इधर भेजेंगे नीचे, आर बराबर भी अपान आई, यही क्या होगा, ओम का सूत्र हो जाएगा। ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ऐसे। अब देखिए यहाँ पे जो आई है कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आर बराबर बी अपान आई। ठीक है, यही क्या है, ओम का सूत्र है, ओम का सूत्र। ठीक है, अब यहाँ ऐसे कर सकते हैं, यहाँ देखिए समझिए इसको, यहाँ इसको ऐसे कर लेते हैं, आई प्रोपोर्शनल भी और प्रोपोर्शनल हटाने किसका यूज करें, कांस्टेंट आर, तो यहाँ पर हो जाएगा आई और आर बराबर भी। अब आई को कहाँ भेजेंगे, आई को नीचे भेज देंगे, इसके नीचे, तो यहाँ हो जाएगा वी अपान आई, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर वी अपान आई हो जाएगा। यही क्या आपका है, ओम का नियम है। ये एग्जाम में आपको पूछेगा, तो आप पहले इसका डिफरेंशियल लिखिएगा, इसका डायग्राम बना लीजिएगा, ऐसे डायग्राम ऐसे बना लीजिएगा। यहाँ पे एक ऐसे सेल रख लीजिएगा, प्लस जो बड़ा वाला होगा प्लस होगा, ये वाला माइनस होगा। धारा ऐसे प्रवाहित कर लीजिएगा, यहाँ पे कोई बल्ब लगा दीजिएगा, ऐसे ऐसे बल्ब जाएगा, और यहाँ पे कोई भी लगा दीजिएगा, वो छोटा हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे होगा। ठीक है, एक हमारा परिपथ हो गया, एक चालक हो गया। ठीक है, चालक मतलब था जिसमें धारा चल सके, वही चालक होती है उसकी। तो ऐसे आप डायग्राम बना लीजिएगा, इसका डिफिनेशन ऐसे लिख दीजिएगा और इसका फॉर्मूला, जितना भी आपका 2 नंबर या 3 नंबर रहेगा आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा।